नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर प्लस के बारे में। वैसे तो मैंने दुबई इंटरनेशनल मोटर शो में शेवी कैप्टिवा की एक वीडियो बनाई थी जो कि 6 सीटर थी। हमें लगा था उसी टाइम ऑलमोस्ट सेम चीज़ में ही 7 सीटर जो है वो MG हेक्टर आएगी, बट MG हेक्टर प्लस जो है वो एक्चुअल में एक 6 सीटर है और जो कैप्टिवा बाहर आती है उससे सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। तो क्या क्या चीज़ें हैं MG हेक्टर से हेक्टर प्लस में क्या क्या अलग है, उन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि ज़्यादा बड़े चेंजेस मैकेनिकली तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस अलग अलग कई जगह हैं और सीटिंग में कितना स्पेस है क्या है उन सब चीज़ों की बात जो है वो हम करने वाले हैं। चलिए, तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो बदलाव है, कुछ थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस हैं। सबसे पहले जो DRL है उसमें ये दो जो है स्प्लिट कर दिया गया है इसको, जो मतलब सुंदर लगता है। सुंदर एक्चुअली सारी सुंदर एडिशन है फ्रंट में अब। और उसके बाद में थोड़ा सा बदलाव इस एरिया में है, फिर ये ग्रिल में थोड़ा बदलाव है। ओवरऑल गाड़ी और ज़्यादा बड़ी लगती है। बाकी जो चेंजेस हैं वो रियर में है, मतलब साइड में जो है इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा साइड में ये पर्टिकुलर DRL ही जो अलग लगती है, उसके अलावा सब कुछ एज इट इज़ है। वही मॉरिस गैराजेस की ब्रांडिंग जो है वो नीचे की गई है, वही टायर अलॉय व्हील्स है, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। कुछ बड़ा फ़र्क जो है वो यहाँ नहीं है। रियर में थोड़े से और चेंजेस है, जो पर्टिकुलर ये बम्पर हम जो रियर में अब देख पा रहे हैं, ये बम्पर में थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आपको दिख जाएंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से गाड़ी की गाड़ी की लेंथ जो है वो भी थोड़ी बढ़ गई है। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ हैं। और ये हेक्टर प्लस की बैजिंग जो हो गई है, पहले हेक्टर लिखा आता था वो हेक्टर प्लस हो गया है। इंटरनेट इनसाइड अभी भी है, इंटरनेट अभी भी अंदर ही है। हालांकि बहुत स्लो और बहुत ही जो कहते हैं ना कि मतलब ऐसा फीचर है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल आप ओवर द टाइम नहीं कर पाएंगे। मैं उस पर्टिकुलर टच स्क्रीन की बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्लो है वो। तो ये चीज़ें हैं अंदर की ओर। बाकी मैं बूट खोल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि अब जो है 3rd रो ऑफ सीट्स आ गई है, तो बूट जो है वो कम हो गया है। 155 लीटर ही रहेगा ये 3rd रो सीट जो ऑलरेडी लगी हुई है उनके साथ में। अगर आपको 3rd रो नीचे गिरानी है तो वो एक ही टच में काम उसका जो हो जाता है। आपको बस ये टच नहीं, बेसिकली आपको एक ही पुल में जो है ये काम हो जाता है। वो सीट्स थोड़ी सी आगे हो रखी है, ये भी आगे हो रखी है, तो पूरी नीचे नहीं जाएगी अभी। उन सीट्स को आगे होने पर ये पूरे नीचे होता है। उसके बाद में ये कुछ अराउंड 540 सम लीटर्स जो है वो ये पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है। 3rd रो सीट पे चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़, ये यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें पड़ी है जो आप रख सकते हैं। टायर कहाँ गया गाड़ी का? स्पेयर टायर, स्पेयर टायर नीचे है, लेकिन उसका एक्सेस कहाँ गया? स्पेयर टायर का एक्सेस जो है वो यहाँ है आपके पास में। ये पर्टिकुलर जो स्क्रू है इसको घुमा के अगर आप खोलेंगे तो यहाँ जो है स्पेयर टायर का एक्सेस आपको दिख जाएगा। उससे जो है आप स्पेयर टायर नीचे जो लगा हुआ है वो खोल के निकाल सकते हैं। ये चीज़ें पीछे रह गई है। एक चीज़ जो मैं आगे जाने से पहले ही मैं अभी आपको पीछे ही बता दूं ताकि वो जब आगे जा रहे हों उस वक्त आपको समझ में आ जाए, वो ये कि ये जो आप पर्टिकुलर जगह देख रहे हैं ये वाली, इसका मैं आगे बताऊँगा कि यहाँ पर क्या है जब हम आगे उस सीट पर बैठे होंगे तब। फ़िलहाल चलते हैं अंदर। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। यहाँ पे आपके पास में 2nd रो में काफ़ी बदलाव है क्योंकि अब 2nd रो जो है वो थोड़ी सी बदल गई है पिछले के मुकाबले, और 3rd रो को भी अकम्पनी किया गया है। तो स्पेस कैसा है? वेल, स्पेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। बहुत ज़्यादा लैग स्पेस और डिसेंट हेड स्पेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये सीट जो है वो हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, हालांकि रिक्लाइन वक्लाइन जो है काफ़ी हद तक कर सकते हो। एक बार मैं एक पीछे कर देता हूँ। इस लेवल तक जो है आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो। पहले जब ये 7 सीटर नहीं थी तब भी आप इसमें, 6 सीटर नहीं थी तब भी आप इसमें रिक्लाइन कर सकते थे, बट अभी भी जो है तो रिक्लाइन वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो इस तरीके से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। अगर आप इसे आगे लाएं जो कि यहाँ रखें तो और ज़्यादा ये चीज़ रिक्लाइन हो जाएगी और फर्दर जो है आप इसको रिक्लाइन कर पाएंगे। क्यों ये पूरी रिक्लाइन नहीं होती है उस वाली स्टेज पे, वो भी मैं भी आपको पीछे जाके बताता हूँ। बट अभी हम चलते हैं पीछे का एक्सेस किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास सीट के बीच में से जाने का है, जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले एक और ऑप्शन ये है कि आप इसको पूरा आगे खींचें और ये ऐसे लाएं। अब यहाँ पे ये कुछ इतना सा स्पेस बचा है जिसमें भी सीट बेल्ट बीच में आता है। जिस शेवरले कैप्टिवा की मैं बात कर रहा था वहाँ पे 1 टच में ये सीट जो है आगे ऊपर की तरफ उठ जाती थी, वो थोड़ा बेहतर ऑप्शन था यूँ ऊपर की तरफ उठना उसका, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर नहीं उठती है, बस ऐसे ही रहती है। तो इसमें जो दूसरा बेहतर ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा कि हम बीच में से जाएँ। हालाँकि यहाँ से भी जाया जा सकता है, मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा इधर से हूँ, बीच में से निकल के आता हूँ। ओके, ये हमारे पास कुछ ऐसी सीट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है।
एक यहाँ पे हुक है जिसमें आप ये सीट बेल्ट टांग सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो है हमारे पास सीटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। थाई सपोर्ट डिसेंट है, जो कैप्टिवा है उससे थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पे, बट उतना कोई खास बढ़िया थाई सपोर्ट इसमें नहीं है। अगर आपको पूरा सीट पे नीचे थाई टिकानी है तो आपको यूँ 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 फैलाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट है। ऐसे कोई भी नहीं बैठेगा ऑब्वियसली मेरे अलावा। तो ये अब सीट जो है वो मैं आगे अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, फिर पीछे वाली सीट पे आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। वो वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि कैमरा वगैरह में आपको दिखाने में थोड़ी सहूलियत हो। ये वाली सीट जो है वो लेट से अभी जिस हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट के हिसाब से ही नहीं बल्कि कोई 6 फुट का बंदा बैठेगा उसके हिसाब से भी परफेक्ट है। ऊपर हेडरूम भी परफेक्ट है, तो रिक्लाइन भी जो है सीट की सही है। इस पोजीशन पे लेट्स से कि मतलब कोई 6 फुट का बंदा यहाँ बैठा है और पीछे अगर मेरी हाइट यानी कि 5 फीट 8 इंच का कोई बंदा बैठना चाहे तो क्या वो बैठ सकता है? वेल, एक्सेस तो सबसे बढ़िया यही है इसका। तो यहाँ से एक्सेस हम लेते हैं और ओके, तो भैया यहाँ पे माहौल ये है कि ये पाँव ऑलमोस्ट टच हो रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना। थोड़ा सा आगे करने की रिक्वेस्ट आप करेंगे, आप बोलेंगे कि भैया थोड़ा रिक्लाइन कम कर लो। ये पॉइंट तक अगर कोई रिक्लाइन कर ले तो एक पाँव आपका यहाँ पे ज़रूर आ जाएगा, बट दूसरा पाँव अगर आप यूँ रखेंगे तो भैया ऐसे घुटने मुंह में आने वाली बात है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ऐसे ही बैठेंगे कि एक पाँव इधर एक पाँव इधर। तो 2 एडल्ट्स के लिए यानी 2 5 फुट 8 इंच के बंदे बैठ सकते हैं 100-150 किलोमीटर की ड्राइव के लिए। बट अगर बच्चे बैठें, लेट्स से किसी की हाइट 5 फुट या उससे कम की है, तो वो उस हाइट के बच्चे अगर यहाँ पे बैठें तो वो ज़रूर 2 है, ठीक ठाक बैठ सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट जो कैप्टिवा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, बट फिर भी इतना कुछ खास बदलाव जो अंडर थाई सपोर्ट में नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जाए। बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। देखो, मेरा ये मानना है कि पीछे की सीट पर एडल्ट तो बैठते नहीं हैं, तो बच्चों के हिसाब से एटलीस्ट वो बढ़िया अंदर थाई सपोर्ट ऊंची सीट हो जाए तो अच्छी चीज़ हो सकती है। तो वो एक पॉइंट जो है ब्रांड्स को कंसिडर करना चाहिए। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ पीछे वाली सीट की, बेसिकली फीचर्स दिखाता हूँ। ये सीट मैं आगे कर देता हूँ पूरी। इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है कि यहाँ पे दिया गया है एक ये पैनल, जो कि एक्चुअली आप फ्रंट में ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है। अगर वो ड्राइवर भी ऐसा सेम बटन आगे दिया है उसको दबाए तो ये जो ब्लोअर देख रहे हैं आप, ये शुरू हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस गर्मियों के मौसम में बहुत ही राहत भरी हवा है। बेसिकली एक ब्लोअर है जो एसी की हवा को जो है रिसर्कुलेट करता है। तो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, बूट में पीछे कुछ एक सेक्शन, वहाँ से हवा सक होती है, इधर से आ रही है। इसकी आप हवा ब्लोअर जो है उसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं ब्लोअर के साइड में, तो जब इन इधर वाले को दबाएंगे तो कम हो जाएगी, 5 स्पीड तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ हवा आ रही है और सेम ब्लोअर जो है वो आपको यहाँ भी दिया गया है और यहाँ पे भी जो है एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर, एक आधे लीटर का बॉटल होल्डर, एक 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो ये है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे पीछे की। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, बच्चों के लायक सीट्स है। ये हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और थोड़ा सा और रिक्लाइन इसमें दिया जा सकता था। पीछे स्पेस दिख रहा है मुझे, इतना रिक्लाइन दिया जा सकता पर नहीं दिया गया है। कोई भी रीडिंग लैम्प टाइप कोई फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे आपको नहीं है। ये फ्रंट में जो रीडिंग लैम्प है यही आपको शेयर करने पड़ेंगे। बाकी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसने भी दिमाग लगाया हो यहाँ एक्स्ट्रा ब्लोअर लगा के उस हिसाब से बढ़िया इसको चौड़ा रखने का, वो सही दिमाग लगाया। चलिए, ये वो बटन है जिसकी मैं बात कर रहा था, रियर वाला कंट्रोल करने की। आगे कोई भी चेंजेस नहीं है, बट ये जो थोड़ा ये कलर कॉम्बिनेशन है ये नया है यहाँ। ओके, तो आप ड्राइव कर लेते हैं MG हेक्टर प्लस। हालांकि इतना कुछ मतलब कोई भी मैकेनिकल चेंजेस है नहीं है MG हेक्टर प्लस में एज़ पर ड्राइविंग थिंग। बट एक चीज़ जो है वो ये कि इसका ब्लोअर यार बहुत, मतलब इसके AC के कंट्रोल्स यहाँ नहीं होना इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो एक चीज़ जो इसके बारे में है कि मतलब जो डीजल में अवेलेबल है हेक्टर प्लस, उसमें कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी भी नहीं आता है। MG को जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो उसमें लेके आए और कॉस्ट को भी ज़्यादा ना रखे, क्योंकि क्या है कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ठीक है, मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनुअल ट्रांसमिशन, बट कुछ कुछ जो कहते हैं ना मैच्योरिटी या स्मूथनेस जो है उतना नहीं दिख पाती है। और प्लस ये जो फिएट सोर्स इंजन है इसका क्लच हैवी है। किसी भी गाड़ी में देख लो, ये चाहे टाटा हैरियर में लगा हो, चाहे जीप कंपास में लगा हो, चाहे इस पर्टिकुलर गाड़ी में लगा हो, ये पर्टिकुलर इंजन जो है किसी भी गियर बॉक्स के साथ में आ रहा है तो हल्का फुल्का हैवीनेस उसमें है, तो वो एक इशू है। फिर ये इंजन क्योंकि अभी देखो 2 सीट्स एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो पीछे 2 लोग एक्स्ट्रा बैठेंगे तभी पता चलेगा क्या डिफरेंस है। बट
इतना टॉर्क इस इंजन में है और पावर भी बहुत है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम जो इस गाड़ी को 2 और बंदे खींचने में होगी। जिस गाड़ी का ऑलरेडी इतना वेट है उसके लिए 100-200 किलो एडिशन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 2 मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक्स्ट्रा लोगों के साथ, बट आई नो कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और बाकी मैकेनिकल कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको जानना है कि MG हेक्टर कैसी चलती है तो वो मैं आपको वीडियो आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसमें मैकेनिकली कोई भी बदलाव किसी भी तरीके का नहीं हुआ है। आई विश थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कर दी जाती, या एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो दे दिया जाता, या और स्मूथनेस ओवरऑल लिया जाती तो बढ़िया होता। एक पीछे यूरिया जो है वो डालने का ऑप्शन ज़रूर अब आ गया है BS6 होने के बाद में, क्योंकि ये 2 लीटर का इंजन है। इसमें एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, तो यूरिया डालना पड़ता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए कि ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन वगैरह क्या होता है, उसकी वीडियो अब जो है आई बटन में आप देख सकते हैं। 2 चीज़ें जो MG को डेफिनेटली देखनी चाहिए वो ये कि एक तो इसका रिस्पांस जो है थोड़ा बहुत फास्ट हो गया, बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क। तो एक तो इसका रिस्पांस जो है वो MG सही करे या फास्ट करे। उसके बाद में दूसरी चीज़, ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है वो अभी भी लैगी है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ सेकेंड का लैग है। तो मैंने गाड़ी चला दी लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी देर बाद में दिखाता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी। तो ये बातें हैं मेरे इंप्रेशंस MG हेक्टर प्लस के बारे में। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।